नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्राकृतिक खेती का जैविक खेती का मूल आधार है कि हमारे खेत की मिट्टी पूरी तरह से स्वस्थ हो, पूरी तरह से उर्वरक हो, तभी हम प्राकृतिक खेती का पूरा आनंद ले सकते हैं और जैविक खेती की से हम पूरा उत्पादकता ले सकते हैं। यदि हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है या वो कठोर है या उसमें जलांश की कमी है, तो फिर मिट्टी स्वस्थ नहीं कही जा सकती और ऐसी मिट्टी को आप केमिकल रासायनिक आधारित जो खाद हैं उनकी मदद से भी पूरी तरह से उत्पादकता नहीं ले सकते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो जो मिट्टी स्वस्थ है उसकी कुछ प्रोटोकॉल तो होंगे, कुछ लक्षण तो होंगे, कुछ पैरामीटर तो होंगे। हाँ, आज हम बात इसी पर करेंगे। वैसे भी मैंने मिट्टी के स्वास्थ्य के जो पैरामीटर हैं उनकी चर्चा पिछले अपने वीडियोस में भी की है। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कुछ पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस हो। ह्यूमस के विषय में आप जानते होंगे, ये जटिल कार्बनिक संरचना है। ऐसी संरचना है जो पशुओं के मलमूत्र से, विशेषकर गाय के भैंस के गोबर से, जो पचता नहीं है, जो काफी समय तक अपचित अवस्था में मिट्टी में रहता है, या फसलों के अवशेष हैं, या पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, या पशु या जीवों के मृत शरीर हैं, या फिर फसल अवशेष हैं। इन जो ये सारी चीजें बिना डिकम्पोज रह जाती हैं, बिना सड़ने गलने से रह जाती हैं, उससे एक क्लॉइडल संरचना, ये जटिल जो हिमांश की संरचना निर्मित होती है। इसके विषय में हमने कुछ चर्चा पिछले वीडियोस में की और इसकी चर्चा फिर हम कुछ आगे के वीडियोस में करेंगे। दूसरा पैरामीटर है कि हमारी मिट्टी में पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन हो। ऑर्गेनिक कार्बन के बगैर हमारी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, कॉपर हो, आयरन हो, जिंक हो, कोई भी पोषक तत्व है, हमारी फसलें उसका लाभ नहीं ले पाती, क्योंकि हमारी फसलों की जो जड़ें हैं, हमारे पेड़ों की जो जड़ें हैं, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार उसको सूख नहीं पाती। जब सूखेंगी नहीं तो फसलों के उत्पादन में, फसलों के ग्रोथ में, या फसलों के ऊपर जो फल आते हैं, फूल आते हैं, उनकी वृद्धि में उनकी कोई महत्व नहीं रहता। पोषक तत्व यथावत पड़े रहते हैं मिट्टी में। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। इसी के लिए हमें ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत रहती है और ऑर्गेनिक कार्बन ही इन्हीं कार्बनिक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से सड़ने गलने से ही उत्पन्न होता है। तीसरी चीज की जो जरूरत पड़ती है, जैसे हमने प्रोटोकॉल माना है, स्वस्थ मिट्टी का एक प्रमुख सिम्टम लक्षण माना है, वो है जीव, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं। मिट्टी के जो बहुत अनेक तरह के जीवाणु हैं, वो हमारी मिट्टी की जीवनी शक्ति है, मिट्टी की प्राण शक्ति है। और यदि हमारी मिट्टी में, हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें जीवों की कमी है, जीवों की संख्या कम है, या जीव पूरी तरह से निष्क्रिय पड़ गए हैं, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, तो भी फिर हमारी मिट्टी ना तो ऑर्गेनिक कार्बन पैदा कर पाती है, ना फिर ह्यूमस को पैदा कर पाती है। मिट्टी की जो पोषकता है वो निरंतर घटती चली जाती है। ये जो सूक्ष्म जीव है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिट्टी को उपजाऊ बनाने में विशेष मदद करते हैं। तो इन जीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और यही इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, इनको सक्रिय करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए ही हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। जीवामृत पर पिछले 50 सालों से बहुत तरह के प्रयोग हुए हैं, बहुत लोगों ने इस पर काफी काम किया है और जीवों की संख्या बढ़ाने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। सफलता इसलिए नहीं मिली कि इसमें कुछ गहन चिंतन की आवश्यकता थी, इसमें गहन शोध की आवश्यकता थी। प्रकृति ने हमारी मिट्टी में हजारों लाखों तरह के सूक्ष्म जीव पैदा किए हैं, लेकिन हम उनमें से मात्र कुछ जीवों को समझ पाए हैं। आज भी कृषि विशेषज्ञों को 20-22 तरह के जीवाणुओं के बारे में जानकारी है। वही 20-22 जो जीवाणु हैं विभिन्न पाउडर में, लिक्विड में, टैबलेट में, कैप्सूल में, विभिन्न रूपों में हमारे मार्केट में उपलब्ध है, जिनका प्रयोग हम कृषि जगत में ऑर्गेनिक खेती के नाम पर कर रहे हैं। बेस्ट डिकम्पोजर जैसे कई सॉल्यूशन बाजार में उपलब्ध हैं, उनमें भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया गया। ये सूक्ष्म जीव यदि क्रियाशील रहते हैं, अच्छी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, तो मिट्टी को बदलने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो
इस पर हमने कुछ चर्चा पिछले वीडियो में की थी, कुछ चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन जीवामृत को, इन जीवों के अलावा भी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में विशेष मदद करते हैं। तो ये है मिट्टी की नमी। यदि मिट्टी में नमी नहीं है तो आपका जो ह्यूमस है वो भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएगा। ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, और जो हम खनिज, जो पोषक तत्व मिट्टी मिलाते हैं या मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं, बिना नमी के, बिना पानी के, वो भी अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। पानी मिट्टी के अंदर भी प्रमुख, जो इसे कहते हैं सॉल्वेंट का कार्य करता है, घोलक का काम करता है। इस यही पानी, यही नमी जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं उनको घुलनशील बना के जड़ों के माध्यम से पौधों को उपलब्ध कराता है, और पौधे उसको विभिन्न अपनी जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उपयोग कर पाते हैं। इसी से पौधों की वृद्धि हो पाती है, पौधों में फूल आ पाते हैं, शाखाएं निकल पाती हैं, उनका विकास हो पाता है, शाख फूल के बाद में फल लग पाते हैं, बीज आते हैं, और तभी पौधे का पूरा जीवन चक्र संपूर्ण होता है। इसलिए पानी की भी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पानी सिर्फ घोलक के रूप में ही काम नहीं है, पानी मिट्टी में विशिष्ट तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा पानी ऑर्गेनिक कार्बन के साथ मिलकर जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं उनको मोबिलाइज करने का काम भी करता है। मोबिलाइज यानी कि जिस स्थान पर हमारे जो पोषक तत्व पड़े हुए हैं उन्हें पौधों की जड़ों तक सूख के खींच के लाता है, और यहाँ पर ही ऑर्गेनिक कार्बन की विशेष भूमिका रहती है। ऑर्गेनिक कार्बन के पास धनात्मक आवेश रहता है, और वो ऋणात्मक जो आवेश वाले पोषक तत्व हैं या विपरीत जो आवेश वाले पोषक तत्व हैं उनको आकर्षित करके पेड़ों की जड़ों तक लेके आता है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका जल की भी रहती है। इसके अलावा मिट्टी का पीएच, मिट्टी का जो माध्यम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का माध्यम यदि डिस्टर्ब हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो मिट्टी की जो उर्वरता है उस पर सीधा सीधा प्रभाव डाल पाता है। चाहे फिर उस पर कितने पोषक तत्व हों, उसमें कितना भी ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक कार्बन हो, उसमें फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि पीएच मिट्टी के जो उपजाऊपन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए मिट्टी का पीएच सामान्य रहना बहुत आवश्यक है। सामान्यतः मिट्टी के पीएच को हमने 7 के आसपास सामान्य माना है। जल का पीएच भी सामान्य 7 के आसपास ही माना है। फिर भी एग्रीकल्चर ट्रेंड के लिए जो खेती की जमीन रहती है उसमें हमें थोड़ा सा इसमें संतुलित रख दिया है। यदि हमारे मिट्टी का पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक रहता है तो भी हम उसे सामान्य मान लेते हैं। तो भी सारे जो पोषक तत्व है, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीज है, ये सभी इस पीएच लेवल में काम करते हैं। यद्यपि पीएच लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, पीएच लेवल एसिडिक हो जाए, तो कई ऐसे जो पोषक हैं या तो सक्रिय हो जाते हैं, या फिर कई ऐसे खनिज तत्व हैं जो निष्क्रिय पड़ जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम लेके, एल्यूमिनियम हमेशा जो एसिडिक माहौल है उसमें ज़्यादा सक्रिय रहता है, और जब एल्यूमिनियम वनस्पतियों के अंदर पहुंच जाता है, पेड़ पौधों के अंदर पहुंच जाता है, तो उसमें कई जैव रासायनिक क्रिया हमको डिस्टर्ब कर देता है। ये बात हमको समझनी चाहिए। या फिर पीएच के साथ में मिट्टी के अंदर फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाता है, पोटासियम का संतुलन बिगड़ जाता है, पीएच घट जाए, वो एसिडिक हो जाए तो अलग प्रभाव पड़ता है, पीएच बढ़ जाए, क्षारीय हो जाए तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। क्षारीयता का सामान्यतः जो मूल्यांकन किया जाता है, वो मूल्यांकन किया जाता है सोडियम की मात्रा पर, कैल्शियम की मात्रा पर, पोटाशियम की मात्रा पर। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मिट्टी का पीएच संतुलित नहीं है तो भी मिट्टी स्वस्थ नहीं है। तो ये कुछ थोड़े से पैरामीटर हैं, इनकी चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है। इनमें से कुछ की चर्चा हमने पिछले वीडियोस में की थी, कुछ की चर्चा हमने आगे के वीडियो में करनी। आज हम करेंगे जो ह्यूमस के बारे में। मिट्टी का ह्यूमस जो बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का ये ह्यूमस मिट्टी को स्वस्थ मिट्टी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये ह्यूमस आता कहाँ से, ये समझना बहुत जरूरत है। ये ह्यूमस आता है हमारी फसलों के अवशेष से, गोबर से, पशुओं के मलमूत्र से, पशुओं के मृत शरीर से, और कार्बनिक तत्वों से। यदि हम गाय के गोबर की बात करें, पशु के गोबर की मात्रा बात करें,
तो पशुओं के गोबर में, गाय के गोबर में करीब करीब 40% के आसपास सेलुलोज रहता है। सेलुलोज जो चारे के रूप में, आहार के रूप में जो इस भोजन को ग्रहण करती हैं, उसका हरा जो तत्व है वो सेलुलोज के रूप में जाना जाता है। सेलुलोज स्वयं में भी जटिल कार्बनिक संरचना है, जटिल कार्बोहाइड्रेट संरचना है। वो कुछ मात्रा में जब पशु का सेवन करते हैं, या हम गाय की बात करें तो गाय जब हरा चारा खाती है, हरा घास खाती है, हरी वनस्पति का सेवन करती है, तो वो सेलुलोज का ही सेवन करती है। उसमें कुछ मात्रा में सेलुलोज उसके उदर में जाकर, रूमन में जाकर कुछ माइक्रोब के माध्यम से डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग जो है डिकम्पोजिशन रहती रहता है। वो S2S उसी रूप में कुछ सूक्ष्म तत्व में विभाजित होकर गोबर के रूप बाहर आ जाता है। इसीलिए गोबर में काफी मात्रा में सेलुलोज देखा जाता है। ये पशु के, गाय के गोबर में 40 से 45% के आसपास सेलुलोज रहता है। सेलुलोज में को यदि गहराई से देखें तो हम उसकी संरचना के आधार पर, उसकी सूक्ष्मता के आधार पर कई भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, अल्फा सेलुलोज है, बेटा सेलुलोज है, नैनो सेलुलोज, ऐसे कई उसके साइज के अकॉर्डिंग। लेकिन इन भी सेलुलोज का एक अंग है, लेकिन तो सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है तो चिपचिपा हो जाता है, और यही गोबर को बांधने में प्रमुख भूमिका निभाता है। गोबर में सेलुलोज के अलावा एक और महत्वपूर्ण तत्व रहता है, वो रहता है प्रोटीन। प्रोटीन गोबर में 5% के आसपास रहता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गोबर को आप समझ लेंगे तो गोबर का अपघटन होता है, गोबर जो सड़ता गलता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान, तो सड़ने गलने की प्रक्रिया में कुछ माइक्रोब्स हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ एंजाइम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है। चरणबद्ध तरीके से गोबर का अपघटन होता है, वो खाद के रूप में रूपांतरित होता है, वो अपना उपजाऊपन दिखाता है। तो इसको समझना जरूर है। और जब ये गोबर का डिकम्पोजिशन, अपघटन एक सीमा पर पहुंच जाए कि उसको अब और तेजी से अपघटित ना किया जाए, जैसे कि आप देखते हैं कि बायोगैस प्लांट में हम गोबर भरते हैं और उससे बायोगैस पैदा होती है, उससे मीथेन पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस पैदा होती है। लेकिन एक सीमा पे जाके अब वो ज्यादा घलता नहीं, घुलता नहीं, सड़ता नहीं, तो हम कहते हैं कि अब उसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो गया है। जितनी गैस पैदा होनी थी पैदा हो गई, निकल गई। गैस के रूप में भी कार्बन रहता है, CH2 तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, CH4 मीथेन का फार्मूला है। तो ह्यूमस के रूप में जो अब अपघटित नहीं हो रहा है, अब सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं हो रहा, उसको हम ह्यूमस के रूप में ले लेते हैं। अब ह्यूमस में, यदि मिट्टी में ये ह्यूमस अपघटित रूप का गोबर का उपलब्ध है, तो इसको अब पचाने का काम कौन करेंगे, इसको और सूक्ष्म रूप में विभाजित करने का काम कौन करेंगे? तो या तो सूक्ष्म जीव करेंगे या कुछ जीव करेंगे। जीवों में हम केंचू को जानते हैं। केंचुआ ऐसे ही मिट्टी में सक्रिय रहता है, मिट्टी के प्रति आकर्षित रहता है, इसमें अपचित सेलुलोज पर्याप्त मात्रा में हो, और तभी वो उस मिट्टी को खाद के रूप में रूपांतरित कर पाता है। ये विशेषता भारतीय जो केंचू हैं उसमें काफी हद तक रहती है, क्योंकि भारतीय जो केंचुआ है मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों के मिश्रित होने पे सक्रिय रहता है, उसे मिट्टी ही प्रिय है। जबकि आज के जो हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में जिन केंचू का प्रयोग करते हैं, वो सामान्यतः ज्यादातर गोबर या जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उस पर उसको खाके ही जीवित रहते हैं, उनको ही खाद के रूप में रूपांतरित करते हैं। तो उसमें कुछ पोषक तत्वों का रहता है, क्योंकि जब भी कार्बनिक जो अपघटित होने वाले कार्बनिक पदार्थ है, उनको सूक्ष्म जीव एंजाइम से अपघटित करते हैं, या फिर केंचुए जैसे जो जीव हैं अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो इसके अंदर जो क्रियाएं चलती हैं, इनके अंदर जो जैव रासायनिक क्रिया अपघटित होती हैं, उनमें कई ऐसे जैव रसायन पैदा होते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाने में, मिट्टी के उपजाऊपन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी अभिक्रियाओं में, इन्हीं रासायनिक क्रियाओं में ह्यूमस और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे पैदा होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमिक के बगैर तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है इकाई घट जाती है, कि जब मिट्टी में ह्यूमिक नहीं है
ह्यूमिक एसिड नहीं है, फ्लूइक एसिड नहीं है, तो हमारी जड़ें जो हमारे पोषक तत्व मिट्टी के अंदर उपलब्ध हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो ह्यूमस की अपनी उपयोगिता है। ह्यूमस पहली चीज तो ये है, अपघटित होता है तो कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं को जन्म देता है। इसके अलावा ह्यूमस की एक और विशेषता है, इसको समझ लेना बहुत जरूरत है। वो ये है कि ह्यूमस काफी मात्रा में जलांश को सोख कर जलांश को पकड़ कर रखता है, इसलिए मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जितनी कम रहती है वो मिट्टी उतनी ही सूखी रहती है, उसमें नमी का अभाव रहता है, उसमें जीवन नहीं पनपता। और जिसमें जीवन नहीं पनपा तो फिर वो हमारे सूक्ष्म जीव कैसे सक्रिय रहेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ह्यूमस का रहना न केवल जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि नमी को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, ह्यूमस के अंदर कुछ सूक्ष्म छिद्र जैसे संरचना बन जाती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है, तो छत्ते में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र छिद्र छेद से रहते हैं। तो उन छेदों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ह्यूमस में ही ऑक्सीजन प्रवेश कर पाती है, और वो ऑक्सीजन माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को विभाजित होने में, मल्टीप्लाई होने में बहुत मदद करती है, एनारोबिक कंडीशन पैदा कर देती है। तो यदि ह्यूमस नहीं है तो मिट्टी कठोर होती चली जाएगी, उसमें जलांश की कमी होती चली जाएगी, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पनपेंगे, उसमें जैव रासायनिक क्रियाओं की जो गति चलती है वो रुक जाएगी। तो ह्यूमस बहुत महत्वपूर्ण है। और ह्यूमस आता है फिर, जैसे कि मैंने बताया, या तो पशुओं के मलमूत्र से या फसलों के अवशेष से, फसलों से जो पेड़ पौधे से पत्ती झड़ती हैं, टहनियाँ ढलती हैं, उनके डिकम्पोजिशन से। और यदि हमने इनको त्याग दिया, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि अब आज हमने फसल अवशेष को आग लगाना शुरू कर दिया, तो उससे सिर्फ सूक्ष्म जीव ही नष्ट नहीं होते, सूक्ष्म जीवों की संख्या ही नहीं घटती, उनसे ह्यूमस का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। और ह्यूमस यदि एक बार मिट्टी में बन गया तो वर्षों तक रहता है, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो रहता है। यदि आप 100 क्विंटल के आसपास ह्यूमस अपनी मिट्टी में मिला देंगे तो वो ह्यूमस को पूरी तरह समाप्त होने में कम से कम 100 साल का समय लगता है। वो एकाएक समाप्त नहीं हुआ। हाँ, आप आग लगा दें, उसमें तेजाब डाल दें, कुछ और कर दें तो वो ह्यूमस नष्ट हो सकता है, लेकिन अन्यथा ह्यूमस नष्ट नहीं होता। और ह्यूमस यदि मिट्टी में है तो उसका उपजाऊपन बना रहता है, क्योंकि उसमें नमी भी है, उसमें माइक्रोब्स भी सक्रिय हैं, क्योंकि माइक्रोब्स के लिए काफी पर्याप्त स्पेस है, और उसमें ऑक्सीजन का आवागमन भवन बना हुआ है। तो ह्यूमस की उपयोगिता मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमस के संबंध में बहुत सारी चीजें और भी हैं, इनकी चर्चा फिर हम करेंगे, लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमें यदि जैविक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, या फिर मॉडर्न खेती करनी है, इन सब के लिए मिट्टी के अंदर ह्यूमस, ऑर्गेनिक कार्बन और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। यदि ये तीनों उपस्थित नहीं है, पीएच भी यदि असामान्य है, तो आप कितना भी प्रयास करो, आप अपनी मिट्टी से जो उपज है, जो उत्पादकता है, वो सामान्य स्तर पर नहीं ला सकते। फिर आप अधिकतम मात्रा में खादों का प्रयोग करेंगे, विशेषकर रासायनिक खादों का, उसके साथ बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और उत्पादकता एक स्थान पर जाकर स्थिर हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, बल्कि वहां से घटती चली जाएगी। आप एक तरफ खाद बढ़ाते चले जाएंगे, रासायनिक खादों का प्रयोग अधिक करते चले जाएंगे, इससे मिट्टी कठोरता आएगी, मिट्टी में विषाक्तता आएगी, मिट्टी प्रदूषित होती जाएगी, और इससे न केवल मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे जो मनुष्य जाति पृथ्वी पर रहती है, इसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसके साथ में जीव जगत, सूक्ष्म जीव जगत है, कीट पतंग है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, बहुत सारे कीट पतंग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि देखते ही हम 30-40 सालों में, जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया है अपने खेतों में, हमने न केवल सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया है, इसके अलावा हमने तितलियों को, भंवरों को, गुबरैल को, केचुए को, मेंढक को, तितलियों को, पता नहीं असंख्य जीवों को हमने समाप्त कर दिया। इसका सीधा सीधा संबंध हमारी खेत के साथ में, हमारी फसलों के साथ में, और ये सीधा सीधा हमारी फसलों के उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि फूलों का पॉलिनेशन होता है, फूलों का जो मिलन होता है, उनके लिए जीवों की आवश्यकता रहती है। मेंढक का संबंध आप सोचेंगे कि आपको खेती के साथ में क्या है, मेंढक हमारे फसलों को बहुत सारे हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखता है। गौरैया बहुत सारे तरह के कीड़ों को खा जाती थी, सुंडियों को खा जाती थी, लेकिन अब गौरैया है नहीं, ऐसे दूसरे जीव हैं। इन दूसरे जीवों को नष्ट करके भी हमने अपने पैरों पर कुठाराघात किया है,
और जैविक खेती से हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सब बातों को हमारे दिमाग में से रखने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा हम फिर अगले करेंगे, और स्वस्थ प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।